सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का 12th चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो चैप्टर है, ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारा फिजिक्स का जो 10th चैप्टर है, मैग्नेटिक इफ फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। एक्चुअली बात तो ये बीच में चैप्टर आ गया था मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका कंटिन्यूएशन क्यों है। अब याद करिए 10th चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन ये था कि जब भी कोई चार्जेस मूव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये किसने हमको बताया था? ऑयस्टर ने एक्सीडेंटली पता किया था। और इस ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट ने एक रेवोल्यूशन ला दिया। फिर उसके साथ एम्पियर, मैक्सवेल, कितने सारे साइंटिस्ट लग गए और कितने सारे एप्लीकेशंस हमने देखे थे उस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, कि भाई जब भी कोई चार्जेस मूव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो। अ मूविंग चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये एकदम वन लाइन में अगर वो चैप्टर को बताना है तो ये था। अब जब इस पे एकदम रिवोल्यूशन लोग लग गए थे इस कामों में, तो एक अलग सेट ऑफ साइंटिस्ट, जिसका नाम, इसमें एक फैराडे है, जॉन हेनरी है और लेंस है। ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जो कुछ अलग सोचने पे मजबूर हो गए। उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड है, तो डेफिनेटली अगर मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा क्या मतलब? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है क्या? अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है? क्या रिवर्स मेथड सोचना शुरू किया और सोचने पे फिर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए परफॉर्म करना। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि उनका जो सोचना था वो एकदम सही निकला। एकदम सही। क्या कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। अगर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पास होता है किसी भी क्लोज सर्किट से, तो ये देखा गया है कि उस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। जस्ट इमेजिन, ये एक नया रिवोल्यूशन आ गया है, एकदम अलग ही सोच, मतलब अलग फिजिक्स का अलग ही ब्रांच दिमाग में सामने आ गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म में कितना गहरा रिश्ता है। तो इसके पहले लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ते थे। अब नया ब्रांच बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बोला गया भाई ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अलग नहीं है, ये एक्चुअली दो जुड़वे भाई हैं जिनको हमेशा साथ में स्टडी करना पड़ेगा। तो इस पे वर्क किया था, जैसे मैंने कहा, फैराडे ने, जॉन हेनरी ने और लेंस ने। वापस बोलता हूं, उनका ये मानना था कि अगर ऑयस्टर बोल रहा है कि मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो उसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए, जो कि हुआ। मैं कुछ छोटे मोटे आपको एग्जांपल्स देता हूं जिससे पता चलेगा किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट। अभी इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस, यहाँ पे वर्ड होगा इंड्यूस, क्योंकि बिना बैटरी के करंट आया ना, तो आप इंड्यूस हो गया है, इसलिए इसका नाम है इंडक्शन। चैप्टर का नाम इंडक्शन क्यों है? कि करंट इंड्यूस होता है। अभी करंट बोलो कि ईएमएफ बोलो, आप इधर चैप्टर में देखें ईएमएफ भी बोला जाता है, करंट भी बोला, क्योंकि करंट बिना ईएमएफ के तो नहीं बन सकता। तो पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके बाद ही करंट जनरेट होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। अब देखिए एग्जांपल क्या है। सपोज एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, और इसके सामने मैं कॉइल ले लेता हूं, यहां पे लगा लेता है गैल्वानोमीटर। आप जानते हैं ना गैल्वानोमीटर का क्या काम है? गैल्वानोमीटर का काम है पता करना करंट कॉइल से पास हो रहा है कि नहीं। अब ये सपोज आपका साउथ पोल है या आपका नॉर्थ पोल है ना। ये देखा गया है कि जब भी आप ये मैग्नेट, कॉइल स्टेशनरी ना, कॉइल को नहीं ला रहे, अब जब भी आप ये मैग्नेट, इसको अगर आप लेके जाते टुवर्ड द कॉइल स्टेशनरी सर्किट पे, तो ये देखा गया है कि ये डिफ्लेक्ट होता है। गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, मतलब इसमें करंट इंड्यूस हुआ। प्रोड्यूस बोलो कि इंड्यूस बोलो, ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो गया, ये करंट दिखा रहा था। अच्छा, जब आप कॉइल को, बार मैग्नेट को पीछे लेके जाते हैं, वापस करंट इंड्यूस होता है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन।
एक बार जब आप पास ले जाते हैं तो करंट दिस डायरेक्शन फ्लो होता है, और जब आप दूर लेके जाते हैं तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। मगर दोनों केस में करंट इंड्यूस होता है। हाँ, अगर दोनों स्टेशनरी है तो करंट नहीं फ्लो होगा, ये भी है। करंट तभी फ्लो होगा जब ये मूव करेगा, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। फिर उन्होंने दूसरा क्या किया, उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब क्या, उन्होंने इसको नॉर्थ कर दिया, इसको नॉर्थ कर दिया और इसको साउथ कर दिया, पोलैरिटी रिवर्स कर दी। फिर आगे पीछे किया, फिर करंट फ्लो हुआ। लेकिन जो पहले हुआ था उसका उल्टा होगा डायरेक्शन, बस इतना ही फर्क हो गया। जो पहले केस में था ना, जब आपने यहाँ साउथ और नॉर्थ रखा था, उस केस में जो डायरेक्शन था करंट का, जब आपने नॉर्थ उल्टा कर दिया तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। बस यही चेंजेस रहा, नहीं तो करंट तो फ्लो हुआ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली, जो कि उन्होंने जो सोचा सही निकला। अच्छा, आप इसको मत मूव करो, आप इसको ऐसे रहने दो, आप कॉइल को आगे पीछे करो, फिर भी वही चीज हुआ। जब हम मैग्नेट को नहीं मूव करते, कॉइल को आगे पीछे मूव करते, फिर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है सर्किट में। मतलब उसमें भी करंट आपको देखने को मिल रहा है, गैल्वानोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका मतलब ये पता चला कि जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल के अंदर या सर्किट के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, है कि नहीं? और किस पे डिपेंड करेगा, उसके स्पीड पे, मतलब कितना करंट जनरेट हुआ या इंड्यूस हुआ, कैसे पता कितना वो किस पे डिपेंड करेगा, किस स्पीड से उनका रिलेटिव मोशन है, एक, और दूसरा इतना नंबर ऑफ टर्न्स कितना है कॉइल्स का। जितना ज्यादा टर्न्स होगा ना, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होता है, और जितना ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड होगा ना, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो जब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन रहेगा, तब तक ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर उन्होंने दूसरा सोचा, क्या सोचा, अभी ऑयस्टर ने बोला कि कॉइल में जब करंट पास होता है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो चलो हम लोग मैग्नेट हटा देते हैं, हम लोग मैग्नेट की जगह एक सर्किट ही ले लेते हैं। देखिए कैसा सर्किट, ये सर्किट आपके सामने, बैटरी है, ये की है, ये रियोस्टैट है ना, और इसके सामने एक ऐसे ही सेम इसके जैसा कुछ कॉइल जैसा ले लेते हैं। तो क्या फर्क है, अभी मैग्नेट की जगह एक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट है विद रियोस्टैट बैटरी की, मतलब इसमें से करंट पास करने का। तो ऑयस्टर ने बोला करंट पास करेंगे तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना जनरेट, मतलब ये अपने आप में मैग्नेट जैसा ही काम करेगा, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और ये इसके जैसा ही है, तो जिसमें आपको ये सब मिलता है ना, बैटरी रियोस्टैट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। और इसमें तो सिर्फ गैल्वानोमीटर है, इसमें और कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें क्या देखा गया है, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या देखा, इसमें ये देखा गया कि जब भी हम की है टैप की को टैप करेंगे उस समय डिफ्लेक्शन दिखेगा, उस समय डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। और जब भी आप रिलीज करेंगे, मतलब ओपन और ब्रेक ओपन मतलब क्लोज करने का या ओपन करने का, ब्रेक या क्लोज, तो उस समय भी आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। मतलब किस समय, जब आप की टैप करेंगे मतलब करंट फ्लो होना शुरू होता है, या की ओपन करेंगे करंट बंद होना शुरू होता है। ये दोनों केस में आपको दिखेगा कि डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ब्रेक केस में और क्लोज केस में दोनों में आपको करंट फ्लो होता दिखेगा। दूसरा, आप रियोस्टैट के उसको जॉकी से या स्लाइडिंग बार से रेजिस्टेंस चेंज करिए, फिर आपको दिखेगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तीसरा केस है, आप दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन करिए, आगे पीछे ऐसा करिए, फिर आपको दिखेगा कि करंट फ्लो। इसमें I'm talking about सेकेंडरी, इसमें तो हो रहा है क्योंकि बैटरी है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो बिना बैटरी के हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से, इसमें जब पास होता है इसमें से, तो करंट इंड्यूस होता है, यही उनका कहना था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है,
सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास नहीं होना चाहिए, वो चेंज भी होना चाहिए। द वर्ड इज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आपको मिलेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हुआ है। तो इतना एक्सपेरिमेंट सब एकदम कंफर्म हो गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स ना, लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी वजह से ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है। तो ये जब चीज पता चली तो वो फिर कन्वर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ लॉ, और फैराडे के ऑनर में उसको नाम दिया गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें ना, इसको एक्चुअली लॉ दो फॉर्म में, दो पार्ट में दिया गया, क्योंकि जब पहला पार्ट दिया गया ना तो इनकम्प्लीट था। अभी सिंस पहला पार्ट इनकम्प्लीट था तो फिर दूसरा लॉ भी दिया गया। मैं आपको बताता हूं पहला लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ। अभी फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वी कैन से, मतलब पहले लॉ में कैसा रहेगा कि फर्स्ट लॉ में हम लोग उसमें से इतना बताया कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो उसने बोला whenever there is a change in magnetic flux for an electrical circuit, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, then an induced EMF is produced in the circuit। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई, इसलिए क्वालिटेटिव है, इसने इसको किसी इक्वेशन के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया। तो अभी तक उसने सिर्फ प्रॉपर्टी बताई है, उसको अभी तक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया, तो इनकम्प्लीट हुआ, इसलिए सेकेंड लॉ लाना पड़ा। सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ, क्योंकि इसने इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। क्या बोलता है, ये बोलता है the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। यहां बोलना चाहिए था magnitude of induced EMF in a circuit, क्योंकि सर्किट तो वो एक ही है। The magnitude of induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। जब ये लॉ दिया ना तब जाके वो मैथमेटिकल फॉर्म में वो हुआ कि अगर EMF इंड्यूस E है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d phi by dt। फाई को क्या बोलते हैं, फाई को हम फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी फ्लक्स दोनों तरह की होती है, इसको हम लोग m बोलेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और E लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डिस्टिंग्विश के हिसाब से, नहीं तो सिर्फ यहाँ फाई भी लिखेंगे तो भी चलता है। फाई एम लिखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स दोनों जगह होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसको प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज मतलब जब रेट हो गया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट उसके लिए ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी डालेंगे तो के डालते, कांस्टेंट के है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपका के क्या है, के इज कांस्टेंट
ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अगर E हो गया, phi हो गया, T आर इन सेम सिस्टम ऑफ यूनिट, सेम सिस्टम ऑफ मतलब SI सिस्टम या CGS सिस्टम, अगर सेम सिस्टम में है तो ये पता चलता है कि K का वैल्यू 1 है। अगर K का वैल्यू 1 है तो E इज इक्वल टू d∅dt। ये हमको स्टेटमेंट किसने दिया? फैराडे के लॉ ने दिया। फैराडे सेकेंड लॉ की मदद से हमको ये इक्वेशन मिला कि जो EMF सर्किट में इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपका कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो गया ना। क्यों 1 हो गया? अगर आपने एक ही यूनिट में सब यूनिट फिजिकल क्वांटिटी सब एक ही सिस्टम में लिया है तो हम लोग ने देखा है कि K का वैल्यू 1 आता है तो हटा दिया, तो इक्वेशन हो गया। इस तरीके से इक्वेशन है। E को वोल्ट्स में मेजर करते हैं, आप जानते होंगे। phi को मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में होता है और टाइम t में होता है, तो दिस इज वेबर पर सेकेंड और ये वोल्ट में मेजर होता है, तो आप जानते ही है कि नहीं। अब ये है इक्वेशन किसका? फैराडे का। लेकिन इस इक्वेशन में कुछ कमी है, इस इक्वेशन में कुछ कमी है। ये चीज फैराडे ने भी किया और उसके बाद हेनरी भी उसी समय वर्क करता है। हेनरी, उसका भी नाम लेना पड़ेगा, जो लोग काम करते उनका नाम तो बताना बोलना पड़ेगा ना। तो हेनरी भी था जिसने इस पे काम किया, उसने भी एक साथ किया, तो दोनों का साथ में था। एक्चुअली लेंस भी था, वो भी उन लोग के साथ ही, वो सब अलग अलग टाइम पे, सब कोई साथ में काम नहीं करता, कोई अलग देश में सब अपने अपने देश में काम, लेकिन एक ही साथ करे थे। अराउंड 1831 की बात है ये बात है अराउंड 1831। हाँ, मैं बोल रहा था इसमें है ना कुछ कमी रह गई इस इक्वेशन में, उस कमी को पूरा किया लेंस ने। मैं वो कमी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली टेक्स्ट वालों ने पहले ही ओपन कर दिया सीक्रेट, मगर मैं वो सीक्रेट यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा। मैं पहले आपको लेंस लॉ बताऊँगा और लेंस लॉ के बाद मैं वो कमी को इस इक्वेशन में पूरा करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका है दो लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडेज दो लॉ। पहला वाला क्वालिटेटिव लॉ, सिर्फ प्रॉपर्टी बताता है कि क्या होता है। दूसरा बताता है जो होता है उसका वैल्यू कितना है, या उसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, या वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब इक्वेशन फॉर्म में इसने एक्सप्रेस किया है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। और जैसे कि मैंने बोला इसमें कुछ कमी है। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा ये भी चीज है कि सपोज अगर n टर्न्स है, n टर्न्स ऑफ कॉइल अगर है तो आपका E का फॉर्मूला हो जाएगा -n, मैंने डिस्क्लोज कर दिया शायद, जाने दीजिए, n d∅dt, n d∅dt। मैंने वो माइनस साइन लिख दिया था तो एक्चुअली वही कमी है। ठीक है, अभी मैंने आपको इधर लिख दिया गलती से। ठीक है, पहले लेंस लॉ करते हैं। अभी मैंने बोल दिया तो बता ही देता हूँ, ये जो है ना इधर एक माइनस साइन फैराडे ने नहीं बताया था, यहाँ पे ना एक माइनस साइन आना चाहिए, ये फैराडे ने नहीं बताया था, ये बताया था लेंस। तो वही हम लोग अब नेक्स्ट वही है लेंस लॉ, जिसकी वजह से माइनस साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। देखते हैं कि क्यों माइनस साइन लेंस लॉ के हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ फैराडे लॉ में। चलिए लेंस लॉ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, और जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक नया ब्रांच हो गया इसकी वजह से, और आज उसका काफी यूज है। आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो आपने सुना ही होगा, ट्रांसफॉर्मर्स ये भी आपने सुना होगा, आज आपका इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ट्रांसफॉर्मर में तो चलते हैं, ये इसी का देन है, इसी टॉपिक का देन है, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था लेंस लॉ। लेंस लॉ को बहुत लोग फ्लक्स रूल भी बोलते हैं, फ्लक्स रूल। The direction of the induced current in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current, the direction of the induced current
in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in flux, opposes the change in magnetic flux that induces the current, मैं आपको समझाता हूँ ये वर्डिंग्स का, मगर ये बेसिक वर्डिंग्स है। उसने क्या बोला उसने बोला कि ये जो फैराडे ने बोला है, उसने वो अपने हिसाब से बोला, उसने बोला ये ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू d∅dt राइट है, लेकिन वो उस पे उसने और किस पे स्ट्रेस किया पता है कि ये जो EMF जनरेट हुआ उसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है, उसका डायरेक्शन है, क्योंकि हमने देखा मैग्नेट एक साइड पे लेके आते तो करंट का ही डायरेक्शन होता है, मैग्नेट दूसरी साइड अपोजिट ले जाते तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो उसने डायरेक्शन पे बड़ा वर्क किया कि जो डायरेक्शन है वो क्यों चेंज हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसने उस पर वर्क किया। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो डायरेक्शन होता है ना करंट का, वो जो इंड्यूस होता है सर्किट में, वो क्यों इंड्यूस होता है कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से जो पास हो रहा है, जो चेंज हो रहा है ना, उसको अपोज करने के लिए। देखिए बहुत कुछ मिलता जुलता आपके लॉ ऑफ इनर्शिया से, न्यूटन का याद करिए, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई बॉडी चेंजेस चाहती नहीं है, अगर कुछ चेंज होगा तो उसको अपोज करेगी। सेम चीज इधर भी है, सर्किट में भी है। अगर उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो उस सर्किट के जो चार्जेस है ना, वो ऐसे मूव करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड सामने से आ रही है उसको पुश करेंगे, उसको धक्का देने का, अपोज करने का। वो अपने आप में ऐसा डायरेक्शन करंट का EMF या करंट इंड्यूस करेंगे कि जो आने वाला है उसको अपोज करो। अब उल्टा भी, अगर कोई जा रहा है तो उसको अपनी तरफ खींचो। देखेंगे अभी हम लोग, तो आप लोग समझ गए ना, इसका जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट वही है कि करंट ऐसा इंड्यूस होता है जो चेंजेस ला रहा है, जिसकी वजह से चेंजेस हो रहा है, उसी को अपोज करने का। अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स मैग्नेट दैट इंड्यूसेस द करंट, जिसने उस करंट को इंड्यूस किया है वही उसी को अपोज कर रहा है। अब देखिए कैसे, लेट मी शो एग्जांपल। सपोज ये आपका मैग्नेट है ना, दिस इज योर मैग्नेट। सपोज ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है ना, और यहां पे मैं ले लेता हूं एक वायर लूप ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए आप, ये मैग्नेट सपोज इस लूप के, अभी लूप ऐसा है, करंट लूप है, मतलब चार्जेस है, मोशन में कुछ नहीं है, चार्जेस आर नॉट इन मोशन। अब इस मैग्नेट को इधर से लाए, तो मैग्नेट को जब यहां से लाएंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी मैग्नेट की। अब ये क्या करेगा पता, ये जो लूप है इसमें इंड्यूस करंट होगा ना, जो फैराडे ने बोला था इंड्यूस करंट, उसका डायरेक्शन भी कैसा होगा, उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज का देखो, राइट हैंड रूल से एंटी क्लॉकवाइज में थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा ये ऊपर की तरफ होगा। अब ऊपर की तरफ होगा मतलब एक डाइपोल हो गया अपना वायर, हम जानते हैं डाइपोल बनता है, जहां पे नीचे की तरफ साउथ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है। नॉर्थ सामने आ रहा है और यहां भी नॉर्थ है, तो क्या करेगा, इसको अपोज ही करेगा ना, रिपेल करेगा। जो चीज उसमें इंड्यूस, जो चीज उसको चेंज करने की कोशिश करी उसी को वापस चेंज, उसको वापस अपोज करेगा। नॉर्थ उसके सामने आ रहा है तो ये भी अपना नॉर्थ उसके सामने क्रिएट खड़ा कर देगा। अभी नॉर्थ इसके सामने क्रिएट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो इसको अपोज करेगा, उसको रिपेल करेगा। वो नहीं चाहता कि आए, वो नहीं चाहता कि वो चेंजेस हो उसके लूप में, तो अपने अंदर वो ऐसा करंट इंड्यूस करेगा, EMF या करंट, जो इसको अपोज करेगा। ये नहीं चाहता कि आए। इसका उल्टा देखिए, अगर मैं इसको लेके जाऊं पीछे की तरफ, अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाऊं तो वो ये भी नहीं चाहता। देखो वो क्या नहीं चाहता है, लूप क्या नहीं चाहता है, सर्किट चेंज नहीं चाहता। वो बढ़ रहा हो कि घट रहा हो, जब आप ला रहे तो बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जब आप ले जाए तो घट रहा है, वो भी नहीं चाहता है, चेंज नहीं चाहता। अगर वो नहीं चाहेगा तो अगर सपोज इसको आप ले जाए दूर, तो क्या करेगा पता है, ये तुरंत अपना डायरेक्शन उल्टा कर देगा, ये तुरंत अपना डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर देगा, क्लॉकवाइज। अब जैसे क्लॉकवाइज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लाइंस ऑफ फोर्स उल्टा हो गया, सब लाइंस ऑफ फोर्स जो ऊपर की तरफ था अब वो नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब ऊपर साउथ हो गया, नीचे नॉर्थ हो गया। अब ऊपर साउथ हो गया, नीचे नॉर्थ हो गया, तो जा रहा है तो साउथ क्या करेगा, नॉर्थ को खींचेगा ना, तो वो जा रहा है तो उसको खींचेगा, मतलब वो चेंज नहीं चाहता। अगर आ रहा है तो रिपेल करेगा, अगर जा रहा है तो अट्रैक्ट करेगा।
मतलब हमेशा उल्टा वो काम करेगा, ऑपोजिशन में ही काम करेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिशन। इसीलिए लेंस लॉ को एक और तरीके से भी बोला जाता है, पता है क्या? एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन एक्ट्स इन ऑपोजिशन टू द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। बड़ा मजेदार सेंटेंस, बड़ा मजेदार। इंडक्शन से जो इफेक्ट होता है, इस इंडक्शन से जो करंट में इफेक्ट हुआ वो क्या करता है? वो अपोज करता है किसको? जिसने उसको क्रिएट किया। जिस चीज ने उसको क्रिएट किया वही चीज उसको अपोज करती है। ये बड़ा जनरल स्टेटमेंट है जो हमको लेंस लॉ से मिल रहा है। एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन, किसी भी इंडक्शन का जो इफेक्ट होता है उसका काम क्या है? अपोज करना। किसको अपोज करना? जिसने उसको क्रिएट किया या जिसने उसको इंड्यूस किया। दैट प्रोड्यूसेस इट या दैट इंड्यूसेस इट। इंड्यूस वर्ड भी बोल सकता हूं, दैट इंड्यूसेस। तो जिसने इंड्यूस किया उसी को अपोज करने का, ये भी एक तरीका है लेंस लॉ को जनरलाइज स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये तो एक्चुअल डेफिनेशन है लेंस लॉ का, लेकिन ऐसा भी बोला जा सकता है। आप समझ रहे ना? तो ईएमएफ जो है वो अपोज करता है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उसको सर्किट से पास है, चाहे उसको ईएमएफ अपोज करता है। ये अपोजिशन मतलब अपोजिट हुआ ना, अभी अपोजिट हुआ, इसे तो आप समझे ना माइनस साइन क्यों डाला गया था? क्योंकि ईएमएफ अपोज करता है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें अपोजिशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से समझाया। इसमें एक और चीज है, वो है एप्लीकेशन या वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ एक्चुअली जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिडेट भी करता है, कंफर्म भी करता है। अब देखिए, अगर ये अपोज नहीं करे, आप सोचिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर जो ईएमएफ है वो अपोज नहीं कर रहा है, मतलब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ये आपका सर्किट है, गैल्वानोमीटर है, और इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है ना, और ये इसको अपोज नहीं कर रही है। ये किसी वजह से भी आती है, मैग्नेट की वजह से आ सकती है, या फिर कोई सर्किट है किसी वजह से भी चेंज हो रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ। सपोज इसको अपोज नहीं कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। अगर ये ईएमएफ इसको सपोर्ट करे, इसको अपोज नहीं करेगा, तो पता है क्या होगा? सीधे करंट कहीं बंद ही नहीं होगा, ये आता रहेगा और ये बनता रहेगा। मतलब बिना किसी एनर्जी के ये करंट जनरेट होता रहेगा, उसकी वजह से हीट जनरेट होगा। आपने सुना होगा ना हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो हीट भी जनरेट होगा बिना किसी एनर्जी कन्वर्जन से। अपने आप जूल का हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट एनर्जी भी जनरेट होती जाएगी, करंट नॉन स्टॉप फ्लो होता रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। अब ये चीज नहीं हो सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, यू कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम। अब यहाँ तो कुछ कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, अपने आप ही जनरेट हो रहा है, बनता जा रहा है। ये कब, अगर ये होता तो ना, मगर ऐसा नहीं हो रहा है ना। लेंस ने तो बोला इसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट है तो ठीक है। अगर ये ऑपोजिट नहीं, आप बोलेंगे नहीं, वो तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो फिर तो आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेंस लॉ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट की अपोज करता है, ये इसको वैलिडेट भी करता है, ये इसको कंफर्म भी करता है कि हाँ, इसके हिसाब से ही हमारा लॉ बना है, या हमारा जो स्टेटमेंट है इसके साथ कंफर्मेशन करता है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लेंस लॉ? सो इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिडेट करता है। तो ये है आपका लेंस लॉ। तो समय आ गया इतना सब होने के बाद कि हम लोग लेंस को और फैराडे को सामने अपने सामने लेकर आए। भाई आप दोनों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है, तो आप दोनों के स्टेटमेंट को कंबाइन किया जाएगा। फैराडे एंड लेंस, सो दोनों के स्टेटमेंट कंबाइन किया जाएगा।
फैराडे ने बोला था E इज इक्वल टू d∅dt, और लेंस ने क्या बोला भाई, यहाँ पे माइनस साइन डाल दो, इट शुड बी माइनस d∅dt। क्यों? क्योंकि EMF अपोज करता है। अब इसका एक्सप्रेशन भी दिया टेस्ट में, वो भी मैं चाहिए तो आपको बता देता हूँ कैसा है। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा 11th में, मैंने रिवाइज भी करा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर आपको फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन किया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B.A होता है, बेसिक फॉर्मूला। इसको एक्चुअली एक्सप्लेनेशन कैसा है, सपोज ये आपका स्मॉल सरफेस एरिया ds है, हाँ? ये ds आपका एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर होता है ds वेक्टर। अभी सपोज आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसका छोटा सा फ्लक्स सपोज आपको d∅ लेना है, d∅ स्मॉल फ्लक्स, तो इसको हम लोग लेते हैं b वेक्टर डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि b को जब इसके प्रोजेक्ट करेंगे ना तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाता है, b ds cos थीटा हो जाता है, तो ये आता है b वेक्टर डॉट ds वेक्टर ऐसा। और अगर आप टोटल फ्लक्स लेंगे ना, टोटल फ्लक्स, तो वो इंटीग्रेट करना पड़ता है। और सबसे बहुत बड़ा सा एरिया है, पूरे एरिया पे आपका फ्लक्स लेने का है, तो पूरे एरिया पे आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा b डॉट ds। ये फ्लक्स का फॉर्मूला आपको लास्ट ईयर था 11th स्टैंडर्ड में, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में E होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में B होता है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे लिखें माइनस d/dt ऑफ B डॉट या B इंटू ए लिखते हैं, B इंटू ए, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि दोनों के में एंगल, देखो हम अभी B को आपने उसी डायरेक्शन में अगर लिया हुआ सपोज, तो आपको फिर ए लिखने के आपको डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, अज्यूम अजम्पशन है। चलो ऐसा लेके चलते हैं, ये आपका B है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि d/dt ऑफ B वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो B है, अज्यूम करते हो कि B इज इंक्रीजिंग, B क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और A तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर B इंक्रीज हो रहा है, A पॉजिटिव है, मतलब दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब EMF जो है इसके ऑपोजिट है, EMF जो है फ्लक्स के ऑपोजिट है। EMF अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम लोग अगर क्लॉकवाइज में कंसीडर करेंगे तो हमारा EMF का डायरेक्शन इंड्यूस जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। तो वो कंसीडर करने के लिए यहाँ पे हमको क्या साइन डालना पड़ता है? यहाँ पे हमको माइनस साइन डालना। तो फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, या बहुत बार फॉर्मूला देखिए ऐसे भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ इंटीग्रल B डॉट ds, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो आपको बहुत बार देखिएगा कि ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है bt इंटू डी। bt मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। सिर्फ ये लिखेंगे तो ये ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन शायद मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमको यहाँ t दिखाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये t से मल्टीप्लाइड नहीं है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब इस फॉर्मूला से आप एक और चीज पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या फिर एरिया भी चेंज होगा तो भी चलेगा। अगर एरिया चेंज होगा तो भी आपका फ्लक्स चेंज होगा ना, क्योंकि फ्लक्स इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। दोनों में से कोई एक या दोनों चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF चेंज होगा, मतलब इंड्यूस होगा EMF। मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो आपका EMF इंड्यूस होगा, चेंज होगा EMF इंड्यूस होगा। तो EMF इंड्यूस होने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना जरूरी नहीं है, आपका जो एरिया है जहां से लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, अगर वो भी चेंज होता है ना तो भी EMF इंड्यूस होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एरिया चेंज होने से EMF इंड्यूस हो रहा है, हम देखने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक लॉ है और जो तीनों साइंटिस्ट की जो मेहनत है वो यहाँ पे प्रेजेंट हुई है, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ।
तो बेस बन चुका है, फाउंडेशन बन चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इस फाउंडेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब डेरिवेशंस है, एप्लीकेशंस है, वो देखेंगे। तो इन समरी अगर मैं एकदम समराइज करूं जो हमने अभी तक किया है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग ने फाउंडेशन रखा है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हम लोग समराइज करके ये बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, इंड्यूस, वो दो वजह से हो सकता है। पहला वजह हो सकता है कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एक ये वजह हो सकता है। दूसरा वजह हो सकता है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्टेशनरी सर्किट। अभी देखिए क्लोज सर्किट होना जरूरी है, याद है, क्लोज सर्किट होना, ओपन सर्किट में नहीं होता। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्टेशनरी सर्किट, मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, करंट मूव हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, सर्किट स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके हम दो डेरिवेशन करने वाले हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर और एक रोटेशनल मोशन, और इसमें एक ही पढ़ने वाले हैं कि स्टेशनरी सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डेरिवेशन। तो तीन डेरिवेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर आपका सर्किट स्टेशनरी है और आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है सर्किट से, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये तीन फॉर्मूला डिराइव करना है कि नहीं। तो हम लोग देख लेते हो तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन, बड़ा इजी है, लेट्स सी दैट। तो देखिए आपके सामने मैं पहला टाइप लाया हूं जहां पे कंडक्टर मूव हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कंडक्टर मूव हो रहा है, दो तरीके से मूव हो रहा है, एक मूव हो रहा है ट्रांसलेशनल और एक हो रहा है रोटेशनल। पहले ट्रांसलेशनल का देख लेते हैं। तो क्या देखिए सेटअप क्या है, ये एबीसीडी आपका एक रेक्टेंगुलर वायर जैसा है, जहां पे ये जो पार्ट है ना, जो सी पार्ट है वो फिक्स है, सिर्फ बीसी मूव हो सकता है, बीसी याद रखिए, बीसी पार्ट वायर का मूव हो सकता है। यहाँ का लेंथ, ये जो बीसी लेंथ है वो एल है, और सिंस ये मूव हो सकता है तो ये चेंज होगा, तो इसको हम लोगों ने एक्स से डिनोट किया है, क्योंकि ये लेंथ चेंज हो सकती है, क्योंकि आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखा मतलब इट इज इनसाइड, है ना, अंदर की तरफ, अंदर के क्रॉस दिखा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अभी सपोज आप इसको स्लाइड करते हैं बाहर की तरफ विद अ वेलोसिटी v, आप इस वायर को अगर बाहर की तरफ खींच रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, तो ये अंदर का जो एरिया है वो चेंज होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स चेंज होता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है B इंटू ए। बी चेंज हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड या एरिया, दोनों में से एक या दोनों चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि जब मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं तो एरिया चेंज हो रहा है, एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, फैराडे या लेंस का लॉ अप्लाई होगा, है कि नहीं। तो लेंस का लॉ अप्लाई होने की वजह से E will be equal to minus d phi by dt। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, इसलिए माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो d by dt ऑफ b डॉट a बोल सकते हैं। अभी इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं ba, क्योंकि a जो है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल एक दूसरे को अंदर बाहर जा रहे हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट में cos 0 1 होता है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। सो इसको आप लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ b, एरिया हो जाएगा l इंटू एक्स, एल एक्स, इसमें से b और l कांस्टेंट है, dx by dt। now what is dx by dt? it is velocity, so it is blv। फॉर्मूला डिराइव हो गया भाई। EMF जो इंड्यूस हुआ इसमें BC में, EMF जो इंड्यूस हुआ है बाय मूविंग इट एंड चेंजिंग द एरिया, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है, उसका फॉर्मूला है BLV। समझ रहे हैं? BLV।
इस पे सम्स कैसा है पता है, मस्त सम में टेक्स्ट में है कि भाई अगर रेलवे का ट्रैक जा रहा है तो पता है ना उसका 2 व्हील को कनेक्टेड एक्सल होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है और ट्रेन अपना मूव कर रहा है ट्रैक पे, तो उसका जो एक्सल होता है एक रॉड जैसा ही हुआ ना, वायर कंडक्टर जैसा हुआ, तो जब वो मूव करेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे एरोप्लेन का भी जब एरोप्लेन होगा देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। अच्छा तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, बड़ा इजी था। देखिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा, कंसीडर वो सब मैंने वर्ड में बोला, आपको लिखना पड़ेगा, ये बोर्ड पे तो नहीं लिख सकते उतना सब। अच्छा इसमें ना वो लोग ने क्या किया है, ऑल्टरनेट मेथड से भी इसको एक्सप्लेन किया है। ऑल्टरनेट मेथड, एक अलग मेथड से भी इसको एक्सप्लेन किया है। वो कौन सा मतलब लॉरेंट फोर्स। कैसे एक्सप्लेन किया सुनिए, वो लोग ने क्या बोला है कि देखिए जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो अंदर जो चार्ज होगा ना उस पर फोर्स एक्ट होता है। याद है ना आपने किया था उसी चैप्टर में 10F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। अभी V आपका इस डायरेक्शन में, B अंदर है तो 90 डिग्री, sin 91 है तो यू कैन राइट QVB फोर्स का है। अब ये चार्ज क्या, इधर जो चार्ज होगा उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा तो चार्ज मूव करेगा तो वर्क डन होगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू F into L, है नहीं, F into L। अभी F into L में ये हो जाएगा QVB into L, दिस इज वर्क डन। जब आपका चार्ज मूव करेगा इस वायर में तो वर्क डन तो होगा ना, बिकॉज ऑफ द फोर्स इनटू द डिस्टेंस L, ये L डिस्टेंस जो है वायर का लेंथ उसमें, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन होगा तो उसके हिसाब से E कितना होता है, इट इज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो QVBL अपॉन Q, लो आ गया भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया। लॉरेंट फोर्स से भी फॉर्मूला आ गया और आपका लेंस लॉ से भी फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला है। इसमें एक चीज बाकी है, क्या सर, ये डायरेक्शन क्या होगा करंट का अंदर, B से C की C से B। आ जाए अपना राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल याद है ना, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। थंब क्या बता रहा है भाई, आप खींच रहे ना, फोर्स का डायरेक्शन बताता है। इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, खींच रहे राइट में तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर, B से C। B से C जो होगा वो कौन सा करंट होगा, वो इंड्यूस करंट नहीं होगा, वो तो करंट बिकॉज ऑफ दिस मोशन ना। लेकिन अपना तो इंड्यूस करंट है, अपना करंट क्या करेगा, अपना करंट तो इसको अपोज करेगा। इंड्यूस, देखो वर्ड याद रखना, इंड्यूस करंट जो होगा इसको अपोज करेगा, तो हमारा जो करंट है इंड्यूस करंट वो C से B जाएगा। मतलब इसको हम लोग ने टेक्स्ट में साइड्स में दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से E यहाँ पे बता है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम C to B। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लोग बोलते हैं हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, मिडिल फिंगर ऊपर है तो करंट का डायरेक्शन B से C होना चाहिए ना, लेकिन हमारा तो EMF इसको अपोज करेगा ना, इट इज अपोजिंग दिस। जो इसको कॉज करे उसको अपोज करे, तो अगर इसको अपोज करना है, हमारा मिडिल फिंगर ऊपर जाए, इसको अपोज करना है तो हमारे EMF का करंट को तो नीचे आना पड़ेगा अपोज करने के लिए। इसलिए हमारा जो इंड्यूस करंट है वो C से B आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसका पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे, नीचे की तरफ, मतलब तो करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक पढ़ते समय इस चीज को ध्यान रखना, गलती मत करना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है लेकिन अपोजिंग दैट है, उनको हमको अपोज करना है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। आ जाओ सेकंड वाले पे, रोटेशनल मोशन। तो मतलब यहाँ देखिए पिवट है, दिख रहा होगा ना पिवट, यहाँ पे इसको फिक्स किया गया, इस जगह पे फिक्स किया गया और ये आपका रॉड है ना, ऐसा घूम सकता है, गोल रोटेट कर सकता है, गोल गोल। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैं दिखाया नहीं है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, गोल गोल घूमेगा तो इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा पूछा। तो ये आपका रॉड का लेंथ L है, अब ये पिवट है। अब हम लोग क्या समझते हैं ना, इस रॉड को हम लोग छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक छोटा सा पार्ट लिया dr, उसका डिस्टेंस पिवट से r है और इसको खींच, इसको मूव कराते विद वेलोसिटी v। अब इस dr को समझो कि ये रॉड है, ये वाला रॉड इधर छोटा सा।
अब छोटे से रॉड को जब आप खींचेंगे ना तो वो रोटेशनल नहीं, वो लीनियर, ये वेलोसिटी वो लीनियर वेलोसिटी होगी। तो छोटे से पार्ट के लिए छोटा सा ईएमएफ जनरेट होगा डी, और इस फॉर्मूला के हिसाब से BLV होता है, तो यहाँ पे होगा B, L की जगह पे लेंथ dr और वेलोसिटी तो v है। इन सब छोटे छोटे सेक्शंस का आप ऐड करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल लेंथ के लिए। तो आपका जो टोटल ईएमएफ होगा वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to L, टोटल लेंथ L के लिए B V dr 0 to L B। आपको मालूम होगा V इज इक्वल R ओमेगा, सर्कुलर मोशन R ओमेगा, फर्स्ट चैप्टर R ओमेगा dr। B और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, B ओमेगा इंटीग्रल 0 to L R dr। B ओमेगा बाय R x dx का होता है x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट 0 to L। B ओमेगा L डालेंगे L स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 एंड द फॉर्मूला इज हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। भाई डेरिवेशन हो गया। EMF जनरेटेड इन रॉड व्हिच इज सर्कुलेटिंग, सर्कुलर मोशन में जो मूव कर रहा है, रोटेशनल मोशन बोलो ना, व्हाट है रोटेशनल बोलेगा, रोटेशनल मोशन में हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ B ओमेगा L स्क्वायर है और यहाँ पे है BLV। ये कौन सा डेरिवेशन? कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पे कांस्टेंट, कंडक्टर मूव हो रहा है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन में बताऊंगा कॉइल या सर्किट कांस्टेंट है, सर्किट मूव नहीं हो रहा, मैग्नेट मूव हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रही है, वो देखेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पार्ट है इसका, पहला पार्ट हमने जो देखा उसमें कंडक्टर मूव हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे आपका जो कॉइल है स्टेशनरी है और मैग्नेट मूव हो रहा है। बताता हूँ क्या है, देखिए ये देख रहे हैं आप, एक सेमी सर्कुलर आर्क जैसा है कुछ, इसका 50 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका एक पिवट है, इस पिवट से ये अटैच्ड है, सस्पेंडेड है, मतलब ये ऑसिलेट कर सकता है, ये इसका मेन पोजीशन है। यहाँ पे आप ये एल्यूमिनियम फ्रेम का बना है भाई, एल्यूमिनियम फ्रेम का, ये 50 सेंटीमीटर रेडियस का ये एल्यूमिनियम फ्रेम है, सेमी सर्कुलर आर्क है। यहाँ पे आपको कॉइल दिखेगा जो फिक्स है और अराउंड 10,000 टन है कॉइल का, 10,000 टन, 10,000 टन ऑफ कॉइल है, काफी है कॉइल, है ना। और यहाँ पे एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जो इधर फिक्स्ड है, और यहाँ पे ये एंगल सपोज थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है, यहाँ पे ये रोटेट होने वाला है, ये आपको मालूम है पिवटेड है, तो ये रोटेट होने वाला है। अब जब रोटेट होगा तो मतलब मैग्नेट जब इसमें से पास होगा स्टेशनरी में से, तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट करने के लिए इस कॉइल के एंड में ये सर्किट कनेक्टेड है, देखिए अलग से दिखाया लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड है वो, ये जो L है ये आपका एक कॉइल है, फिर एक डायोड और कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे ऐसा कनेक्टेड है, ये नीचे ये पार्ट नीचे आता है इधर, जिसको अलग से दिखाया है, डायोड कैपेसिटर। और कितना ईएमएफ जनरेट होगा, वो कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा ना फुल्ली, तो हमको पता चलेगा, हमने इसके अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करके रखा है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है। अच्छा, आप पूछेंगे कि ये मिली एमीटर क्यों कनेक्ट किया है, कि क्योंकि क्या प्रॉब्लम मालूम है, ये एक बार जाएगा ना अंदर इसके और बाहर आएगा, तो आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने के लिए इसको बहुत 2-4 बार बहुत राउंड मारना पड़ेगा। तो जब तक तो हम लोग को कब पता चलेगा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, एक टाइम आएगा, एक करंट बढ़ता एक टाइम आएगा, करंट फिर बढ़ना बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जिस समय आपका एमीटर रीडिंग नहीं बढ़ता है ना, इसका मतलब है आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जो आप ये वोल्टमीटर से पता कर सकते हैं। इसलिए लिखा है मेजरमेंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ से पता कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, सबका फंक्शंस क्या है, समझ में आ गया ना। तो ये सेमी सर्कुलर है, पिवट है, ये मेन पोजीशन है, ये थीटा, ये मैग्नेट है, कॉइल है। कॉइल मूव नहीं होगा, मैग्नेट मूव होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये पूरा और ये पूरा उसके साथ का यूज यहाँ पे कनेक्टेड हो, नीचे ये पार्ट इधर नीचे कनेक्टेड। और कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो हमको पता चलेगा मैक्सिमम हमारा ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है या कितना इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको दूर लेके जाने का ऐसा और छोड़ देने का। दूर लेके जाएंगे छोड़ेंगे तो आप पता है ना, ऐसे ऑसिलेट हो, ऐसा ऐसा, कॉइल के अंदर से जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा। जैसे हम लोग जाते हैं ना
सीसॉ में जाते हैं, टनल के अंदर जाते हैं, टनल से बाहर निकलते हैं, रोलर कोस्टर में वैसा कुछ है। तो कॉइल के अंदर जा रहा है मतलब टनल के अंदर जा रहा है, उसमें से बाहर निकल रहा है फिर वापस आ रहा है। ये तो ठीक है, टनल की बात है। भी हो क्या है, ध्यान से सुनिए। जब आपका मैग्नेट दूर है और जब वो स्टार्टिंग में दूर है, जब वो मूव कर रहा है ना, तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज होगा, बहुत दूर है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये घूमना शुरू करेगा, जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा फ्लक्स चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। मैक्सिमम चेंज कब होगा पता है, जस्ट वो एकदम पास आ गया, वेरी क्लोज, कॉइल के एकदम क्लोज होगा ना, तो फ्लक्स अचानक जंप मारेगा, जिस समय आपका मैग्नेट जस्ट एंट्री मारने वाला है टनल में, मतलब कॉइल के अंदर 10,000 टर्न्स के अंदर जब एंट्री मारने वाला है, उस समय फ्लक्स बढ़ जाएगा। और जब वो अंदर टनल में है, मतलब उस कॉइल के अंदर है, फ्लक्स कांस्टेंट है। फिर जैसे वो कॉइल के बाहर, टनल से बाहर निकलेगा, फिर फ्लक्स गिर जाएगा। मतलब यहाँ फ्लक्स, मेजर फ्लक्स चेंज हुआ है बी से सी और डी से ई। सीडी पोर्शन कौन सा है, जब मैग्नेट कॉइल के अंदर ही था, कांस्टेंट एरिया के अंदर फ्लो रहा था ना, तो कांस्टेंट था। यहाँ पे बढ़ रहा था क्योंकि कॉइल के पास आया, यहाँ पे घट गया क्योंकि वो कॉइल से बाहर निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आया फ्लक्स के बारे में, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इस फ्लक्स चेंज होने से हम जानते हैं कि ई का जो फॉर्मूला है वो है -d∅dt। मतलब अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको ये फ्लक्स d∅dt ये ∅at है, मतलब इसका आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। जब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने आता है ना ग्राफ में से, तो अगर आप जब स्लोप निकालेंगे तो ही आपको d∅dt मिलेगा, मतलब आपको ईएमएफ मिलेगा। मतलब आपको ईएमएफ में टाइम अगर निकालना है तो ये ग्राफ का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, वो स्लोप यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। अब जब आपका फ्लक्स बढ़ा तो आपका ईएमएफ देखिए वो भी बढ़ा, सी पे यहाँ पहुंचा तो यहाँ पहुंचा, मैक्सिमम ईएमएफ। यहाँ भी जब ड्रॉप हुआ ईएमएफ मैक्सिमम। ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। वो फ्लक्स बढ़े या घटे, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बढ़ा, यहाँ भी फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ बढ़ा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ जीरो होता है, देयर इज नो ईएमएफ। लेंज लॉ क्या बोलता है, ईएमएफ तो तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। इस जगह पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ जीरो है, इस जगह पे चेंज हो, इस जगह पे, तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको देखने को मिला। तो ये आपके मैक्सिमम फ्लक्स है। अब आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव क्यों है, भाई नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जब आपका फ्लक्स बढ़ा तो d∅dt बढ़ा, लेकिन ये माइनस साइन बता रहा है, माइनस है तो आपका ये नेगेटिव में जाएगा मैक्सिमम। और जब आपका ये नेगेटिव है, डिक्रीज में नेगेटिव है, तो नेगेटिव का उल्टा ऊपर पॉजिटिव दिखाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पल्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पल्स, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पल्स। और हमारा जो डायोड है ना, वो तो पता है ना, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव पल्स में कंडक्ट करेगा, नेगेटिव पल्स में कंडक्ट नहीं करेगा। तो मतलब जब आपका ये जा रहा है अंदर से स्टार्टिंग में, तब वो कंडक्ट नहीं करेगा। जब वो निकल रहा है ना पॉजिटिव पल्स में, तब वो कंडक्ट करेगा और चार्ज, आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। लेकिन आपको पता है एक बार में तो चार्ज नहीं होगा, मैग्नेट जाएगा, वापस आएगा तो क्या होगा, वापस जब पास पहुंचेगा तो वापस इंक्रीज होगा। मतलब रिटर्न आते समय पहले नेगेटिव पल्स बनेगा, फिर पॉजिटिव पल्स। रिटर्न आते समय पहले नेगेटिव बनेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो फिर डायोड कंडक्ट करेगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा। ऐसे ऑसिलेट करते 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 एक टाइम आएगा जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मिली एम्मीटर करंट स्टॉप हो जाएगा, आपको ईएमएफ पता चल जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ आपको पता चल जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम ईएमएफ। अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है, E is equal to d∅dt, ये आप एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा वो लोग ने इसको ब्रेकअप किया एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, वो देखिए क्या है। इफ आई वांट टू फाइंड मैक्सिमम, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज d∅ d मैक्सिमम इनटू d∅dt मैक्सिमम। चेन रूल आप लोग को पता होगा, मैथमेटिक्स स्टूडेंट को चेन रूल बोलते हैं इसको, d∅ डेरिवेटिव को ब्रेक किया, d∅dt। अभी d∅dt वो तो थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, उस पे डिपेंड करता है। और वो मैक्सिमम कब होगा पता है, जब एकदम पास में होगा, थीटा सबसे कम होगा।
अभी एकदम मीन पोजीशन पे तो थीटा 0 हो जाएगा, वो हम नहीं लेते, लेकिन एकदम पास, वेरी क्लोज टू 0, थीटा वेरी क्लोज टू 0, यू हैव मैक्सिमम वैल्यू। वो तो आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। हाँ, इसको हम निकाल सकते हैं थियोरेटिकल मतलब फॉर्मूला से। कैसे? ना सिंस इट इज परफॉर्मिंग हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं, है ना, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन, तो हमारा थीटा जो होगा, थीटा विल बी थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अपना हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला एंगुलर मोशन बोल सकते हैं इसको, एंगुलर। थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट मेरा एम्पलीट्यूड है, थीटा नॉट इज माय एम्पलीट्यूड। सो थीटा क्या है? थीटा नॉट साइन 2 पाई न्यू, न्यू इज माय फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। थीटा नॉट साइन 2 पाई बाय टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ओके, अब ये आपका थीटा है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है, डी थीटा बाय डी टी। थीटा नॉट साइन का डेरिवेटिव आपको पता है, कॉस है, so this will be cos of 2 pi by t into t into इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 pi by t हो जाएगा, इसको बाहर ले आओ, थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट 2 pi by t, 2 pi by t थीटा नॉट into cos of 2 pi by t into t। अब इसका मैक्सिमम निकालना तो क्या करेंगे? d थीटा बाय dt का मैक्सिमम, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। मैक्सिमम तभी होगा जब cos का वैल्यू 1 होगा ना, cos का वैल्यू 1 होना चाहिए, दिस शुड बी 1। The maximum value is 2 pi by t into theta naught। इसको सब्स्टिट्यूट करो, therefore E max can be written as d phi by d theta max, ये तो निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली, into 2 pi by t into theta naught। So you can see that maximum EMF induced is directly proportional to the angular amplitude and inversely proportional to the time period। ये तो आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। So this is your final result, you know, for maximum। very इंटरेस्टिंग है, आपको लगा होगा इंटरेस्टिंग। So this is about Faraday and Lenz law, very interesting topic, very interesting topic। इस पे कुछ सम्स है, वो हम मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आपको सम्स करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, इतने सब डेरिवेशन से, इतने सब लॉज हैं, तो सम्स हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सम्स पे होगा। तो वीडियो वाले जब सम्स होते हैं तो हमको पहले उसके पहले वाले वीडियो को देखना पड़ता है, जिससे कि हम सेकेंड वीडियो को अच्छी तरह समझ लें। तो हमारा सेकेंड वीडियो जो होगा वो आज का जो टॉपिक है उस पर सम्स पे होगा। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।